बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3000 फिशेस, 40,000, ये देखो ये पूरे फिगर्स आपको हमेशा याद करके जाने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका CUET से आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4000 फिशेस दिया, तो यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम हेयर। आई बिलीव ये आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट आंसर 15 का बी आप नोट कर लो, ए बी, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से। बायोडाइवर्सिटी में आपको दिया होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये चाहे बोर्ड है चाहे नीट है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ये डालते हैं। अब क्यों है मुझे नहीं पता, दिस इज योर आंसर। हैबिटेट लॉस इज द मेजर कॉज ऑफ ईवल क्वाड्रेंट, तो ये क्वेश्चन का आंसर ईवल क्वाड्रेंट वर्ड दिया होगा 264 पे, ठीक है। स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आर कंजर्व्ड इन, स्पीसीज आर कहाँ पे हम इसको रिजर्व करते हैं, जोलॉजिकल पार्क में। जो हमारे पास एक्सटिंक्ट होने वाले थे हम जोलॉजिकल पार्क में ले आते हैं। दिस इज योर XC2 कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये आपको बोर्ड में, नीट में, CUT में, इस पर ज़रूर, सेक्रेड ग्रूव्स हो गया, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ये आपको मिलेगा 265 पेज पे, ठीक है। फिग कैन मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्यों? फिग कैन मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी इन, 18th का आंसर, 18th का आंसर आएगा डी, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है जिनको नहीं पता, कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं, जैसे एक जंगल है तो जंगल में शेर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज है क्योंकि वो एक प्रीडेटर है, शिकारी है, शिकारी है, वो प्रे को मारेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेगा, तो प्रीडेटर इज अ कीस्टोन स्पीसीज। तो किसी भी कम्युनिटी में एक कीस्टोन स्पीसीज होता है जो जब अगर वो रहेगा, अगर मान लो कि कोई प्रीडेटर मर गया तो अगर वो रहेगा तो अगर मान लो शेर खत्म ही हो गया जंगल से, तो सारे हिरन खुश, हैप्पी, रिप्रोडक्शन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सारी घास खा जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फिर मर जाएंगे। सो देर इज़ वेरी, कहते हैं प्रीडेटर इज द प्रूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह पे। तो कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जिनके रहने से बाकियों को बहुत हेल्प होती है, उसे हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो बोला फिग कैन मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, फिग जंजीर वो एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि जब फूड की स्कार्सिटी आती है तो फिग जो है वो काफ़ी हद तक बाकी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो अगर ये बाकी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्जॉटिक होते हैं, बड़ी महंगी एक्जॉटिक सब्जियां होती हैं जो बड़ी रेयर होती है, पाइनर होता है जो पहली बार आता है, एजी कोई वर्ड नहीं है, तो दिस इज योर की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज आप सबको समझ आया, व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज, नहीं समझ आया? की स्टोन, की स्टोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल है तो हमारे स्कूल में सबसे की स्टोन है शिवांक्स है, तो की स्टोन हो गया जिसके होने से बाकियों के रहने में, बाकियों का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है नो मैटर, तो उसे हम की स्टोन स्पीसीज जो है वो बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। अगली असर्शन पे क्वेश्चन आता है, असर्शन स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, रीजन वही आपका, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट बाय एलियन स्पीसीज। कहता है किसी भी स्टेबल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर नहीं आना चाहिए, तो वो तो हमने पढ़ लिया, हम पढ़ लेते हैं। और इसका कारण ये है कि स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज, की कोई भी एलियन स्पीसीज के प्रति रेजिस्ट करनी चाहिए, रेजिस्ट मतलब उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, वो एकदम उसको अच्छा जी हाँ जाओ, आप भी मेरे फ्रेंड हो, आप भी मेरे फ्रेंड हो, ऐसा नहीं चलता है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही कि भाई वेरिएशन, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपने अभी पढ़ा पेज नंबर 263 पे सामने सामने लिखा है, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन in productivity from year to year, it must be either resistant or resilient to occasional disturbances and must also be resistant to invasion by alien species. So resistant, so इसका आंसर आएगा, दोनों ही सही है और रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
किसी में ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं आने चाहिए। वेरिएशन का मतलब है कोई एलियन स्पीसीज नहीं आना चाहिए, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ योर बेस्ट आंसर। तो 19th का हो गया ए। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। सो क्वेश्चन है, कम्युनिटी विद द मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल, दोज विद द लेस स्पीसीज असर्शन। कहता है कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पीसीज हैं वो स्टेबल होते हैं। दोज विद द लेस स्पीसीज असर्शन, असर्शन क्या है, मोर विल बी द स्पीसीज, लेस विल बी द ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। ठीक है, तो इसका हमने पढ़ना है कि क्या आंसर है। कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज, तो ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। सो इफ यू कैन सी दिस इज योर लाइन। देखो क्या लिखा है, फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो असर्शन तो हमारे पास ट्रू है। अब हम आंसर देखते, कहते हैं जिसके पास कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पीसीज़ हैं वो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज़। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियस जब ज़्यादा स्पीसीज़ हैं तो हमारे पास वेरिएशंस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है, देखो आंसर, कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी स्टेबल देन दोज विद इट। एनसीईआरटी कहती है बिल्कुल ठीक है। असर्शन मोर विल बी द स्पीसीज, अगली बार लाइन है, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो कहता है जितने ज़्यादा आपके पास स्पीसीज होते हैं, मोर विल बी द स्पीसीज, लेस विल बी द ईयर टू ईयर वेरिएशन। तो बिल्कुल ठीक है कि भाई पहले ही आपके पास अच्छी खासी जनसंख्या है तो और क्यों ऐड अप होगी। तो ये आपका आंसर, बोथ आर ट्रू, रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। आंसर मिल गया। अगर आपके पास आपके घर में आपके मॉल लगाया है आपने एक, तो उसमें अच्छे खासे बिक्री हो रही है, तो वाई वुड यू आर यू गोइंग टू ऐड नंबर ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन। स्टेबल कम्युनिटी इसी को कहते हैं। सो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसका आंसर होगा ये बायो भोपाल गैस कांड बोलते हैं हम इसको, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन नीट में भी बड़ी बारी आता है, एज इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेड विद वाटर, तो ये कहीं लिख लो। लेड कंसनट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज़, तो ये भी आप याद कर लीजिए। 22 क्वेश्चन है ए, इसका आंसर आएगा बेटा ये। तो ये भी आप कहीं लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने क्वेश्चन देखा है। ये आपको याद करना है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन, सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो मेरे घर पे पोल्यूशन का जो इफेक्ट आता है, मिट्टी है, मिट्टी में पानी डालते हो, वो सबसे ज़्यादा प्लांट पे आता है। तो आंसर आएगा ग्रीन वेजिटेबल्स। सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ही कारण है। जिसको नहीं पता है वो अपनी एनसीईआरटी खोल सकता है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। वैसे भी याद रखना, ग्रीन हाउस गैस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं, लॉट ऑफ क्वेश्चन विल कम आते हैं, ओजोन डिप्लीशन पे आते हैं। तो प्लीज़ ग्रीन हाउस गैस को आप मद्देनज़र रखें और ये हमेशा याद रखें कि ग्रीन हाउस गैस आपको कभी नहीं छोड़ के जानी है। ठीक है, नहीं ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको मिलेगा पेज नंबर 281 पे। जितनी ग्रीन हाउस गैसेज है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 20% मीथेन, 60% की उसकी परसेंटेजेस के साथ आपको पाई चार्ट जो है वो याद करके जाना है। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोसाइड आर लिंक टुगेदर बाय, बताइए किसके साथ जुड़े होते हैं। सो एक क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इफ़ यू रिमेंबर, न्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है। फिर एक न्यूक्लियोटाइड ये है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं, इन्होंने क्या बताया है, देखो ये लिखा है ना, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं। ठीक है, सो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े हैं, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं। सो न्यूक्लियोटाइड, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है पूरा, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है।
तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर एक न्यूक्लियोटाइड आया, बीच में क्या आएगी, फॉस्फेट बॉन्ड आएगी। तो दो न्यूक्लियोटाइड किसके थ्रू जुड़े होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं ना, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। तो नो नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है, देखो सबको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इन केस ऑफ डीएनए। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड, फिर या तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में किसके थ्रू जुड़ा होगा, फॉस्फेट के थ्रू जुड़ा होगा, फॉस्फोडाइस्टर में। अब इसके बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, आपने पढ़ा हुआ है। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपको याद रखने किसके थ्रू जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। सो खुराना वॉस, इन्हें आएगा इसका आंसर, ये आप याद कर लो। द प्रोटीन ऑफ डीएनए विच कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, आपको पता है कि जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाता है उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो दिस इज सिस्ट्रॉन। राइबोन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ राइबोस, यूरेसिल एंड फॉस्फेट। और कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। राइबोन्यूक्लियोटाइड में थायमिन होता ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो दिस इज द बेस्ट आंसर। विच वन इज मेनली ट्रांसक्राइब्ड, क्या ट्रांसक्राइब होता है, ओनली आरएनए सीक्वेंस, मिडल रेपिटेटिव सीक्वेंस, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस, सिंगल कॉपी ऑफ सीक्वेंस। विच वन ऑफ, कौन सा वाला जो है वो आपका मेनली ट्रांसक्राइब्ड होता है, आरएनए सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है, मिडल रेपिटेटिव सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है, या सिंगल कॉपी ऑफ सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है। आरएनए तो होता नहीं, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, और आपको पता है जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, है ना, पढ़ा है हमने डीएनए में। जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, वो आपके कंजर्वेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, वो तो ट्रांसक्रिप्शन करते ही नहीं करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ वो करता है जो हर एक का क्या होता है, सेम होता है। तो सिंगल कॉपी ऑफ सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, आएगा। ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के अंडर नहीं जाएंगे। दीज आर योर दोज रीजन्स विच इज़ कंजर्व्ड, सॉरी विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जो क्या होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। तो ये आगे किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो दिस वुड बी योर आंसर। सो दिस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। सिंगल कॉपी ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस से समझ आइए डीएनए सीक्वेंस, अगर आरएनए दिया होता तो उन्हें लिखना था। मिडल रेपिटेटिव सीक्वेंस याद रखना, ये तो होता ही नहीं, आरएनए तो होता ही नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हम सबको पता है, हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस सबका जो होता है वो अलग अलग होता है। ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, ये कोड नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये VNTRs STRs हमने पढ़े हैं। तो ये तो रेपिटेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चा ये सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये सिंगल कॉपी ऑफ सीक्वेंस जो एक लौता है वो आगे जाके एज अ सिस्ट्रॉन, इसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जो क्या होता है, ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। कॉइलिंग ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स वो राइट हैंडेड होती है, याद कर लीजिए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज बीइंग कोडेड इन ATGC। तो ट्रांसक्रिप्शन के वक्त डीएनए स्ट्रैंड है ATACG। तो देन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA वुड बी, सो है जो कोड किया जा रहा है वो है ATCG। तो ये कोडिंग सीक्वेंस का दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोडिंग सीक्वेंस, देयर आर 2 सीक्वेंस, अगर आपको याद हो NCERT में 2 सीक्वेंस होते हैं, है ना, 5' 3' 5', है ना। ये सीक्वेंस वो होता है जिसकी हमने कॉपी करनी होती है, और ये वो सीक्वेंस होता है जो हम कोड करते हैं। दिस इज योर कोडिंग सीक्वेंस, है ना। दिस इज योर, ये वो है जिसके पास कोड नहीं है, जिसके, ये वो है जिसके पास कोड है। दिस इज योर कोडिंग सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट सीक्वेंस। तो हम सबको पता है कि अगर इसको कोड करूँगी कॉम्प्लीमेंट्री रूल चलता है, मगर इसके पास A होगा, तो अगर मैं इसको कोड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, U मिलेगा, ठीक है। मुझे A ही चाहिए, मुझे A से काम है। तो अगर इसके पास T
टी है, तो ये जब मुझे कोड करके देगा तो ये मुझे ए देगा। तो कोडिंग इसकी चाहिए होती है, बट मुझे कोड किसको करना पड़ता है, मतलब कॉपी किसको करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। तो दिस इज योर कहता है जो स्टैंड कोड किया जा रहा है वो ATACG है। तो ये कोड कर रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, आगे लेके जाना है, इसको हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। तो क्या बोला उसने कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इसको हमने कोड करना है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल पता है, यू मैंने ऐसे याद किया, चमचागिरी तेरा आसरा, DNA का कोड याद कर लो, चमचागिरी तेरा आसरा। ए से के सामने क्या आएगा, अब RNA बनाना है तो ए के आगे आएगा U, T के आगे आएगा A, ठीक है। सो ए क्या, ये है सीक्वेंस जो DNA लेता है। C के साथ G जाता है, चमचागिरी तेरा आसरा, ये DNA के लिए है। और RNA के लिए होता है चमचागिरी उसका आसरा, चमचागिरी उसका आसरा। तो याद रखो ए के आगे RNA थायमिन को कंटेन नहीं करता है, RNA में थायमिन नहीं आता है, ठीक है। टी की जगह हमेशा यू आएगा, तो ए की जगह तो आ गया, टी आना चाहिए पर ए की जगह तो RNA टी ले नहीं सकता, तो ए की जगह आएगा यू, टी की जगह आएगा ए, इसके साथ चलेगा। RNA के नेवर कंटेन थायमिन, याद रखना। ए के आगे आ गया यू, सी के आगे आ गया जी, जी के आगे आ गया सी। तो आंसर हो गया ये। सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। कॉम्प्लिकेट किया होता तो उन्होंने कोड आपको दिया होता कि भाई 5-3 पे, सिंपल बोला कि भाई इसकी कोडिंग करनी है mRNA पे, तो बताओ क्या होगा। दिस इज योर आंसर, चमचागिरी तेरा आसरा। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इज योर tRNA। नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन DNA, चमचागिरी तेरा आसरा। देखो कौन कौन सा है, चमचा भी है, गिरी भी है, तेरा भी है, आसरा भी है, याद कर लो, चमचागिरी तेरा आसरा। चार्ज ऑफ DNA एंड हिस्टोन, यहाँ पे उन्होंने एज ए DNA और हिस्टोन का चार्ज पूछा है, तो आप न्यूट्रल नहीं बोल सकते। DNA का क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हिस्टोन्स आर पॉजिटिव इन नेचर, तो आंसर आएगा 3। कई बच्चे इसको फटाफट से न्यूट्रल कर देंगे या उसको 0 कर देंगे, नहीं, उन्होंने आपसे अलग अलग पूछा है। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन, ये आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिलेगा, एज इट इज़ आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिलेगा। सी आंसर है इसका। NCERT ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप खोलो, NCERT खोलो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे इतना क्वेश्चन आएगा, इतना क्वेश्चन आएगा, रट के जाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जितने फिगर्स हैं सारे याद करके जाना, ठीक है। फिगर्स पे क्वेश्चन आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, बहुत क्वेश्चन आता है। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहता है पेज नंबर 120, वहाँ पे है एक लाइन, पेज नंबर सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे जाइए। क्रोमोसोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन्स, 296 जीन्स हैं। कितने जीन्स है क्रोमोसोम 1 पे, 2968 जीन्स हैं। एंड द वाई हैज़ द फ्यूएस्ट, और वाई पे कितने हैं, NCERT कहती है 231। मैं फिर से बोल रही हूँ, CUT पे 4 क्वेश्चन डायरेक्ट, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आया है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फिगर्स आपको एज इट इज़ याद करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल ऑफ हाई प्रोटीन, हम सबको पता है। बायोफोर्टिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, हर बार ही आता है। फूड स्ट्रेटजीज से उठाया है मैंने ये। इन कार्बन, which one of the crops have been extensively cultivated in carbon dioxide rich atmosphere for higher yield? अच्छा, इसमें ना ऑप्शंस इसमें नहीं आ रहे हैं। Which one of the crops, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, have been extensively cultivated in carbon dioxide rich atmosphere for higher yield? आंसर आप ऐसे ही लिख लीजिए, टोमेटो एंड बेल पेपर। टमाटर और बेल पेपर को अगर आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ये बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, लिख लेना, बिकॉज इट शो मोर फोटोसिंथेसिस इन हायर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हायर रेट का मतलब ये नहीं कि बड़ा ही ज़्यादा कर दो। टोमेटो एंड बेल पेपर, बेल पेपर क्या होती है, शिमला मिर्च, ठीक है। द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद फिशिंग इंडस्ट्री, पानी के साथ रिलेट करना है, ठीक है। Which of the following is not a step of in MOIT? MOIT is one of the favorite questions, ये बहुत बारी आते हैं।
ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग्स ट्रांसफर टू सरोगेट मदर, तो ये आपको मिलेगा फूड स्ट्रेटजीज में। ये आपको मिलेगा फूड स्ट्रेटजीज में पेज नंबर 168 पे। सो ये है आपका मोएट। मोएट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ो, यहाँ से यू विल गेट योर आंसर। वन ऑफ द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल इनटू फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट टू इम्प्रूव द करेक्टर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स अदर मीन्स आर मोएट। इसमें हम क्या करते हैं, वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट एंड दिस अ काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद हार्मोन विद FSH। याद रखना किसके साथ किया है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ किया है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, देखो गाय का हीट पीरियड आता है, तो जब उसका हीट पीरियड आता है हम FSH का इंजेक्शन लगा देते हैं और उससे नॉर्मली वो 1 से ज़्यादा अंडे देती है। जब वो 1 से ज़्यादा अंडे देती है हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं और वो स्पर्म पकड़ लेती है बहुत सारे, और मान लो 8 अंडों ने 8 से 32 मतलब 8 अंडों ने कर लिया तो हम उसको सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। 8 अंडे बन गए, फिर हम उसमें से निकालते हैं, वी कैन यूज़ इट, ठीक है। इन FSH यूज़ करते हैं टू इंड्यूस फॉलिकुलर मेच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है 1 से ज़्यादा अंडे, बहुत सारे अंडे बनाने, इंस्टेड ऑफ 1 एग विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल। इट प्रोड्यूसेस 6 to कितने अंडे बना रहे हैं वो, क्या बोलता है, 6 से 8 अंडे बना रहा है, 6 से 8 अंडे बना रहा है। द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन इलीट बुल, इलीट होता है बड़ा ही अच्छा बुल जिसका सिमेन बहुत अच्छा है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दो। तो फर्टिलाइज्ड एग्स हैट द फर्टिलाइज एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेजेस आर, हम सर्जरी हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेटेड मदर। तो हम क्या करते हैं उसको सरोगेटेड मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 8 से 32, 6 से 8, ये चीज़ें आपको याद रखें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन पे आएंगे तो योर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन मोएट फर्टिलाइज विच फर्टिलाइज एग्स ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट 8 to 32 स्टेजेस, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इतना तो उसने बोला है। काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH, यही गलत हो गया, उसने FSH बोला था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बोला है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है जो हमें NCERT से मिला है, ठीक है। म्यूटेशन इन प्लांट इज कैन बी इंड्यूस्ड बाय गामा रेज, याद कर लेना इसको, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं हम इसको, ठीक है। बाय विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिस्सा डेली, पिछली बार नीट में भी क्वेश्चन आया था, इट वॉज अ नीट क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपको क्रॉस ब्रीडिंग में मिलेगा एज इट इज़। म्यूल पे क्वेश्चन आया 2022 का क्वेश्चन है म्यूल पे, तो हिस्सा डे ये आपको क्रॉस ब्रीडिंग में मिलेगा। फूड स्ट्रेटजीज में जाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग, पेज नंबर 168 पे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। म्यूल का आंसर दिया है इन्होंने, म्यूल इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, उस पर भी क्वेश्चन आया, उसके नीचे ही दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन, तो वहीं पे आपके पास नीचे पूरा इन ब्रीडिंग पे ना पैरा ही दिया होगा, तो ज़रूर पढ़ के जाना कि उससे पीछे पैरा दिया होगा। इन ब्रीडिंग होता है जब आप सेम वाइल, पेज नंबर 167 पे विल गेट योर आंसर। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, हम सेम ही ब्रीड के बीच में जब आपस में ऐसे पग और पग के बीच में ब्रीडिंग करा रहे, कुत्ते की एक वैरायटी होती है, ब्रीड होती है पग और पग के बीच में ब्रीड करवा रहे हैं तो इन ब्रीडिंग होती है। तो अगर हम पग और जर्मन शेफर्ड के बीच में ब्रीड करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन accumulation of superior genes and elimination of incorrect statement बताना है, ठीक है। सुपीरियर जीन्स को रखता है एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। ये भी इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ठीक है। इनब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस प्योर लाइन, ठीक है। इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेज इनफर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी है। सो हियर इज योर रिकलेक्ट होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप बाय मेंडल, तो इन ब्रीडिंग का है ये, इन ब्रीडिंग है ये पूरा। दिस इज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या करती है,
प्योर लाइन मेंटेन करती है, होमोजाइगोसिटी ये वर्ड भी है, होमोजाइगोसिटी वर्ड भी है। इफ़ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन मेंटेन करती है। इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन, मतलब इनब्रीडिंग करा के हम हार्मफुल जो जीन्स हमें नहीं चाहिए वो वाले वराइटीज़ को मत लाइए, आप दूसरी वराइटीज़ को लेके आइए। बाय एलिमिनेटिंग द सिलेक्शन, बाय एलिमिनेटिंग, सामने लिखा हो, बाय inbreeding exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less superior desirable genes. Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of inbreed population. तो 4 लाइन सीधा क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ लिख लीजिए CUT डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई इतनी कोई हौच पौच नहीं। मेरा कहने का मतलब है हमने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े, मैंने पिछले साल के उठाए हैं, मैंने भी डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट पेपर्स उठाए और मैंने डाला है, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया ना। मैं ये कह रही हूँ कि यही 40 यू हैव टू का, आपका कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चंस हैं जो रेपिटेटेड आते हैं, बट आपको थरली सब पढ़ के जाना, आपका पेपर क्लियर होगा, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने की। सो देयरफॉर दिस अप्रोचेज वेयर देयर इज अ सिलेक्शन एट, तो यहाँ पे उसने बोला ये भी प्योर है ये भी ठीक है, बट यहाँ पर अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। हमें क्वेश्चन क्या है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सबसे पहले मतलब गलत स्टेटमेंट देखना है। तो उस गलत स्टेटमेंट में इनब्रीडिंग एक्यूमुलेशन, ये भी हमने पढ़ा, लिखा है सामने, लिखा आपके पास एनसीईआरटी खुली होगी, देखो ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। सिर्फ अगर नहीं लिखा है तो ये नहीं लिखा है कि इनब्रीडिंग जो है सिलेक्ट करती है, वो कहता है एक्सपोज करती है, एक्सपोज मतलब उसको बाहर फेंकती है, एंड रिसेसिव जीन दैट, तो ये आपका गलत है, तो आंसर होगा ये। इथेनॉल इज प्रोड्यूस, ये बहुत बारी क्वेश्चंस आएंगे, इथेनॉल कौन प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हैं, तो 44 इसका आंसर है डी। तो ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मिलेगा, प्लीज़ ये पढ़ के जाना, ठीक है। सैक्रोमाइसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियली, अच्छा ये क्वेश्चन ये इसके साथ है बच्चे, ये इसके नीचे आना चाहिए था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शलाइज्ड फॉर ब्लड लोअरिंग एजेंट, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको वैसे मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा ब्लड लोअरिंग एजेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खोलिए, क्वेश्चन है ब्लड लोअरिंग एजेंट है ना, तो ये आपको मिलेगा ठीक है, तो ये आना चाहिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट 183 पे, तो हेयर वुड बी, लगता है गलती से हो गया है, सो ये होना चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शलाइज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसका आंसर आप खुद से ढूंढो, पेज 183 पे डायरेक्ट आंसर लिखा होगा इसका, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। आंसर लिखो ज़रा इसका, पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन मोलासिस एंड सोल्ड एज फूड फ्लेवरिंग, इसका आंसर है सैक्रोमाइसिस। मोस्ट ऑफ द पेट्रोक्रॉप बिलोंग्स टू यूफ्रोबाइएसी। वैसे तो इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं होता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, यूफेब्रियोसी फैमिली है, और लिख लो कैलोट्रोपिस नाम है पौधे का, जहाँ से पेट्रोक्रॉप मिलता है। आपको याद कैसे रखना है, पेट्रो से पेट्रोल, तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम भी आएगा कि हम पेट्रोल जो है वो प्लांट से ले सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, एंड वी कैन यूज़ इट फर्दर। तो हमारे पास उसमें जो एक फैमिली, उसे हम पेट्रोक्रॉप्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, प्लीज़ इसको लिख लो, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। कैलोट्रोपिस बहुत, ठीक है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, क्या नाम है इसका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये है इसका आंसर, लिख लेना कहीं पे, ठीक है बच्चे।
द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस फॉर्मेशन डेवलप इन मेनली गैस ड्यू टू, ये आपको दोनों चीज़ें माइक्रोब्स इन उसमें मिलेंगी बायोगैस फॉर्मेशन में। पेज नंबर आएगा आपके पास, फॉर दिस यू हैव टू रीड, दोनों चीज़ें आपकी पेज नंबर 186 पे मिलेंगी। और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है KVIC, इसकी फुल फॉर्म वहाँ पे लिखी हुई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, 186 पेज, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, IPM आपको मिलेगा इंटेग्रल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये आपको पेज नंबर मिलेगा 187 इंटेग्रल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑन देयर एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज बीइंग ट्रीटेड। तो ये हम क्या करते हैं, लोग कुत्ता पालते हैं, भैंस पालते हैं, बहुत कुछ पालते हैं, हम इंसेक्ट्स पालते हैं। तो IPM में हम क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स पालते हैं जो क्रॉप्स जो क्या करेंगे, क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बट वहाँ पे अगर कोई ड्रैगन फ्लाई आ गया, कुछ आ गया, तो उसको खा जाएंगे। दिस इज वी हार्वेस्ट दोज इंसेक्ट्स जो हमारे लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो हम इसको, ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल बोर्ड में भी आया था और देखना नीट में भी आएगा और CUT में भी इसका एक क्वेश्चन आएगा। सो प्लीज़ पेज नंबर 186 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट आपको थरली पढ़ के जाना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन योगर्ट प्रोडक्शन। सो योगर्ट प्रोडक्शन में कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी करता है, उसे बोला इज नॉट यूज्ड, तो यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक की जगह प्लीज़ ठीक कर लो, यहाँ आएगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये ठीक है, तो इज नॉट यूज्ड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता है, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन ये आएगा। उस वहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, lab is your lactic acid bacteria grow in milk and converted into curd और इंक्रीज करता है विटामिन B12। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके। तो मैंने वैसे तो इसमें जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स हम क्लास में काफ़ी हद तक कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने करवाया था, मैंने सब चीज़ें डालने की कोशिश की है, तो अगर मैं जेनेटिक्स सारी डाल देती तो वो ये चीज़ें नहीं आती। आपको थरली सब पढ़ के जाना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए कि यहाँ से ज़्यादा पढ़ के जाना, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, माइंड डाइवर्ट करने के थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़, आपकी NCERT, आपकी मेहनत, NCERT एग्जाम्पलर फिंगर टिप्स ले लीजिए, मॉक टेस्ट अपने दीजिए, और टीचर, इसके अलावा CUET के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतनी सब चीज़ें चाहिए। आराम से बैठो, NCERT पढ़ो। बायो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम लगेगा, बट बायो में आपको ईजी अप्रोच मिल जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप NCERT को एक लाइन पढ़ के जाओ, बाकी हम आपके पास है, आपको जो ज़रूरत आती है वो पढ़िए, उतना पढ़िए जितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।